हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारे चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर अगर सबसे पहले हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते भी काफी स्ट्रांग मूवमेंट रही। 2.4% की अप मूव के साथ निफ्टी क्लोज हुआ इस वीक। निफ्टी ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया इस वीक 14,367 के आसपास का, और वहां से एकदम हल्की सी गिरावट के बाद 14,347 पे क्लोज हुआ। निफ्टी की वन डे मूवमेंट पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का मूवमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है, काफी स्ट्रांग रहा है पिछले कुछ दिनों में भी। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे दिख रही है कि जो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जिसकी हम 2-3 हफ्तों से बात कर रहे थे उसको निफ्टी ने इस हफ्ते ऑन ए क्लोजिंग बेसिस ब्रेक कर दिया है। तो फ्राइडे को जो मूवमेंट रही है लास्ट, यहाँ पे आप लास्ट कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली इस चार्ट पे आप और नजदीक से इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग रही है वो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर रही है, मार्जिनली ऊपर रही है, बट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के हल्की सी ऊपर रही है। ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी हैज डेफिनेटली ब्रोकन आउट ऑफ बट क्लोज्ड राइट एट की ट्रेंड रेजिस्टेंस ऑन डेली चार्ट। आप देख सकते हैं जो हमने बात की कि इसको क्लोजिंग बेसिस पे इसने ब्रेक जरूर किया है लेकिन राइट वहीं पे, मतलब इसको डेफिनेटिव अभी डिसाइसिव ब्रेक नहीं कहा जाएगा, डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं कहा जाएगा। अभी मोस्टली अपने ट्रेंड रेजिस्टेंस पे ही अटका हुआ है बेसिकली निफ्टी। तो निफ्टी इज करेंटली सिटिंग एट ट्रेंड रेजिस्टेंस बट इट इज ऑल्सो वेल अबव ऑल की ईएमएस, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं 50, 100, 150 और 200, ये चारों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, उससे काफी ऊपर चल रही है निफ्टी। बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तक वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने एक ट्रेंड रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है तो अक्सर वहां से गिरावट आती है। आप देख सकते हैं पहले भी कई सारे मौकों पे यहाँ पे गिरावट आई है और एक प्रोबेबिलिटी जरूर है कि निफ्टी में एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन या फिर एक प्राइस करेक्शन भी आ सकती है। वीकली चार्ट पे नजर डालें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक कैंडल एक वीक को दिखा रही है और थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे चार्ट को देख पा रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे भी इसने निफ्टी ने अपने एक ट्रेंड रेजिस्टेंस जो बना हुआ था उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे थोड़ा और डिसाइसिवली ब्रेक किया। डेली चार्ट पे हमने देखा था कि एकदम हल्का सा ब्रेक किया और वहीं पे अटका हुआ है मोस्टली, लेकिन वीकली चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि उस ट्रेंड रेजिस्टेंस को डेफिनेटली ब्रेक किया है निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे। तो स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल डेफिनेटली इस हफ्ते की जो कैंडल रही पिछले वीक की वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। निफ्टी हैज ब्रोकन आउट ऑफ एंड क्लोज अबव वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो हमने बात की कि इसके ऊपर क्लोज हुई है निफ्टी इस ट्रेंड रेजिस्टेंस के। तो बुलिश सिग्नल्स परसिस्ट बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, जो हमने ऑलरेडी बात की। उसी तरह मंथली चार्ट पे अगर नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि कई सालों की चार्ट है, यहाँ पे हर एक कैंडल एक मंथ को दिखा रही है। तो एक यहाँ पे कंसर्निंग, मुझे थोड़ी यहाँ पे जो पिक्चर लग रही है वो थोड़ी कंसर्निंग लग रही है। ये एक गट फीलिंग भी हो सकती है बट यहाँ पे आप चार्ट को भी देख सकते हैं कि चार्ट भी उस चीज को सपोर्ट कर रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथली चार्ट पे जो ये स्टीप राइज आई है, आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा स्टीप राइज मार्च के बाद से जो ये स्टीप राइज आई है उसकी जो रेट ऑफ राइज है इतनी ज्यादा स्टीप है, मुझे थोड़ी कंसर्निंग लग रही है बात। आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा स्टीप राइज जब भी मंथली चार्ट पे हमने देखी है तो वहां से एक गिरावट आई और अच्छी खासी गिरावट आई है। 2008 की यहाँ पे बात हो रही है, 2014, 2015 की बात हो रही है। आप देख सकते हैं कि जब भी एक स्टीप राइज आती है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसी राइज तो पहले कभी हुई ही नहीं, इतनी ज्यादा स्टीप राइज कभी नहीं हुई है निफ्टी में। तो हम देख सकते हैं कि पहले के भी जो ऐसे मौके थे जहां पर कि इतनी स्टीप राइज थी, हालांकि इतनी स्टीप राइज तो कभी नहीं आई है बट इससे मिलते जुलते जब भी कोई मौके आए हैं तो वहां से फिर बहुत ज्यादा गिरावट आई है, अच्छी खासी सिग्निफिकेंट करेक्शन आई है। तो जब मार्केट में इतनी ज्यादा यूफोरिया होगी, इस तरह की मूव थोड़ी कंसर्निंग मुझे लग रही है। द स्टीपनेस ऑफ द राइज ऑफ द कर्व इज कंसर्निंग एंड इट मे कैरेक्टराइज अ ब्लो ऑफ टॉप। ब्लो ऑफ टॉप क्या होता है कि एक जो करेक्शन आने से पहले एक जो यूफोरिया होती है, सनसनी होती है, वो यहाँ पे दिख रहा है, उसको ब्लो ऑफ टॉप कहते हैं।
तो उसके मौके लग रहे हैं कि ये ब्लो ऑफ टॉप के नजदीक पहुंच रही है सिचुएशन। काफी ज्यादा यूफोरिया है, एक्सट्रीम यूफोरिक सिचुएशन है, और यूजुअली करेक्शन और एक डीप करेक्शन भी कभी कभी ऐसे ही मौकों पे आती है व्हेन एवरीबॉडी इज ऑप्टिमिस्टिक, एवरीबॉडी इज पॉजिटिव अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो ओवरऑल यही बात लग रही है कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द मंथ। इस मंथ की जो कैंडल बननी शुरू हुई है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। बुलिश सिग्नल्स परसिस्ट ऑन द मंथली चार्ट, बट द स्टीपनेस ऑफ द राइज ऑफ द कर्व इज कंसर्निंग एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। ये 2-3 की टेक अवेज यहाँ पे लग रहे हैं हमें मंथली चार्ट पे। आरएसआई की बात करें तो देख सकते हैं कि आरएसआई की वैल्यू भी ओवरबॉट जोन के आसपास फिर से पहुंचने वाली लगी है। 77.4 का करंट वैल्यू आरएसआई का, जो अपने ओवरबॉट लेवल्स के फिर से बहुत नजदीक पहुंच गया है। 70 टू 80 का जो लेवल होता है, और 80 का तो डेफिनेटली जो लेवल होता है उसको ओवरबॉट लेवल माना जाता है, तो ये अपने ओवरबॉट लेवल के पास फिर से पहुंचने लगा है। और ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट इसकी रहती है उसके अपर एंड पे, अपर लेवल्स पे ये आरएसआई का वैल्यू अभी चल रहा है। एमएससीडी पे आप देख सकते हैं कि एक बुलिश क्रॉसओवर बना है और एक हल्की सी स्टीप कर्व आई है बुलिशनेस की तरफ, लेकिन अभी भी कोई डेफिनेटिव नहीं लग रहा है, ये मार्जिनल बुलिश क्रॉसओवर है एंड द गैप इज स्टार्टिंग टू वाइडन। ये स्टार्ट हो रही है कि वाइडन हो, यानी कि फ्राइडे की जो मूवमेंट थी उसके कारण खास करके ये लग रहा है कि ये बुलिश क्रॉसओवर डेफिनेटिव बन सकती है। बट ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या मूवमेंट रहती है, उसके बेसिस पे ये मूवमेंट यहाँ पे डिसाइड हो सकती है कि ये बुलिश क्रॉसओवर सस्टेन रहती है या फिर एक फिर से मार्जिनल बेरिश क्रॉसओवर बनने की तरफ ये बढ़ चलता है। कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया स्टैंड एट 1.04 करोड़। तो बहुत ही सबड्यूड मैनर में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नंबर्स, विच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन, बहुत अच्छी बात है। जो टोटल नंबर ऑफ फैटेलिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है, वो 1.51 लाख करोड़ है। तो डेफिनेटली ये नंबर काफी बड़ी है, लेकिन ये नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, विच इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सिल्वर लाइनिंग। डेली नंबर ऑफ न्यू केसेस हैव ड्रॉप टू 20-25,000 ऑन अ डेली बेसिस। 20 से 25,000 नंबर ऑफ केसेस, एक्चुअली अब तो उससे भी कम हो गए हैं, 20,000 से भी कम नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। तो वो हम अगर सस्टेन कर पाते हैं, कंटिन्यू कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। द रिकवरी रेट हैज गॉन अबव 96%। तो जो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है 1.04 करोड़, उसमें से 96% जो केसेस हैं वो रिकवरी उनकी हो चुकी है। दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि 13 जनवरी से वैक्सीन रोल आउट शुरू हो सकती है, और आज की ही न्यूज है कि एक्चुअली 16 तारीख से ये रोल आउट शुरू हो सकती है। तो 13 से 16 अब जो भी माने, बट इस वीक में ये रोल आउट शुरू हो जाएगी, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। और जो ये ऑर्डर होगी, जो ये रोल आउट की ऑर्डर होगी, प्रायोरिटी होगी, वो होगी सबसे पहले ये 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हु आर ऑन ड्यूटी फाइटिंग दिस वायरस, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले दी जाएगी। ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो कोविन प्लेटफॉर्म को यूज करके होगी। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ वर्कर्स को होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे लाइन में वो होंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स, यानी कि जैसे कि पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, होम गार्ड्स वगैरह, जो फर्स्ट हैंड बेसिस पे कोविड केसेस को हैंडल कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट इन लाइन यानी कि सेकंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वो है। एंड देन पीपल अबव 50 विथ कोमॉर्बिडिटीज फॉलोड बाय एवरीवन एल्स। तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 50 इयर्स ऑफ एज से जो ज्यादा लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हु हैव कोमॉर्बिडिटीज, जिनकी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड दे हैव कोमॉर्बिडिटीज व्हिच कैन एस्केलेट बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो उनको दिया जाएगा। और उसके बाद बाकी सारे लोगों को वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैज रिजन एंड इट हैज रिजन टू 56.4 इन दिसंबर। 56.3 की ये नंबर थी नवंबर में, तो उससे मार्जिनल इंक्रीज आई है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में, which is a good sign. Any number above 50 is actually positive and this is definitely positive. लेकिन सर्विसेज पीएमआई थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। इट हैज स्लो डाउन टू 52.3 फ्रॉम 53.7। नवंबर में ये नंबर 53.7 थी और वो अभी स्लो डाउन करके 52.3 हो गई है दिसंबर में। तो सर्विसेज पीएमआई थोड़ी स्लो हुई है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थोड़ी राइज हुई है मार्जिनली, बट दोनों ही पीएमआई 50 से ऊपर है, विच शो कि देयर इज पॉजिटिव एक्टिविटी, देयर इज पॉजिटिव मोमेंटम इन दीज पीएमआई नंबर्स। फिर गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट आई है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 7.7% इन 2020-2021, यानी कि इस साल की जो फिस्कल ईयर है उसमें 7.7% की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट फ्रॉम द इंडियन जीडीपी। तो ये नंबर्स हमने देखा कि कई सारे एस्टिमेट्स आए हैं, 7% से 7.5% से 10% तक ये एस्टिमेट्स वेरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो अभी जो बयान दिया है, और ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस से ये एस्टिमेशन आई है, ये नंबर्स आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि 7.7% की कॉन्ट्रैक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओनली 2 सेक्टर्स टू रिकॉर्ड अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। इस साल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि केवल 2 ही सेक्टर, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज वगैरह जो होते हैं, केवल यही दोनों सेक्टर ग्रो करेंगे, बाकी सारे सेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और सबसे जो वर्स्ट हिट सेक्टर होगा वो एज एक्सपेक्टेड ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज,
रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। ये वाले जो ट्रेड एंड टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट होगी और उसकी कॉन्ट्रैक्शन -21% की होगी, यानी कि 20% से भी ज्यादा। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो एस्टिमेशंस होंगे वो February 1 को, तो जब बजट अनाउंस होगी तो वहां पे एस्टिमेशंस जारी किए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट न्यूज की बात करते हैं तो टोबैको कंपनीज फेस चैलेंजेस बिकॉज ऑफ प्रपोज्ड बिल। ये एक प्रपोज्ड बिल है, ये कोई रेगुलेशन या लॉ अभी नहीं बनी है, बट प्रपोज्ड बिल में ये कहा है कि जो लीगल एज है, मिनिमम लीगल एज टू कंज्यूम टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सिगरेट, वो 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाएगी। तो ये एक्चुअली अच्छी बात है, ये अगर चीज इंप्लीमेंट होती है तो अच्छी रहेगी, लेकिन टोबैको कंपनीज के लिए अच्छी नहीं रहेगी, नेशन की हेल्थ के लिए, यंग लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी। The bill also proposes measures such as restricting the sale of tobacco products within 100 meters of any educational institution, यानी कि colleges, schools, training institutes, कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके 100 मीटर्स के भीतर, यानी कि उसके 100 मीटर्स के पेरीफेरी में कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हो सकती है, ऐसा इस बिल में एक प्रोपोजिशन है। फिर टाइटन की जो ज्वेलरी बिजनेस है दैट हैज शोन ग्रोथ। टाइटन ने ये कहा है द कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इट्स ज्वेलरी बिजनेस हैज ट्रांजिशन फ्रॉम रिकवरी इनटू ग्रोथ। तो ये जो रिकवरी चल रही थी पिछले क्वार्टर में, टाइटन ने कहा था कि अभी रिकवरी फेज में है इनकी बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस खास करके अब ग्रोथ फेज में चली गई, यानी कि पिछले 2019 की बेसिस पे अगर कंपेयर करें 2019 के सेम क्वार्टर में, तो उसके बेसिस पे ये ग्रोथ फेज में चली गई है ज्वेलरी बिजनेस, विच इज अ वेरी इंकरेजिंग साइन। और उन्होंने कहा है कि ज्वेलरी बिजनेस पे 15% की ग्रोथ हुई है Q3 में। तो इनके रिजल्ट जब आएंगे तो ये नंबर्स कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्री रिजल्ट ये नंबर एस्टिमेट्स दिए हैं। The watches and eyewear business are also close to achieving full recovery compared to Q3 last year, यानी कि 2019 के Q3 से अगर कंपेयर करें तो वो भी एक फुल रिकवरी पाने में सफल हो सकते हैं वॉचेस एंड आईवेयर बिजनेस में। तो ज्वेलरी बिजनेस हैज ऑलरेडी रिकवर्ड एंड इट हैज स्टार्टेड टू ग्रो, लेकिन वॉचेस एंड आईवेयर बिजनेस अभी भी रिकवरी फेज में, बट इट इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी एंड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रोथ। फिर बायोकॉम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अबू धाबी की एक सॉवरेन वेल्थ फंड ADQ, उसने 1.8% स्टेक खरीदा है बायोकॉन बायोलॉजिक्स में, जो कि एक बायोकॉन की सब्सिडियरी है। तो 555 करोड़ रुपए की ये डील है जिसमें कि 1.8% स्टेक बेचा गया है बायोकॉन बायोलॉजिक्स का। अब इस स्टेक सेल के बाद बायोकॉन विल होल्ड 89.8% इन द कंपनी। तो स्टेक सेल के बाद बायोकॉन की स्टेक बायोकॉन बायोलॉजिक्स में 89.8 ऑलमोस्ट 90% की बचेगी। फिर FY21 Q3 के रिजल्ट्स की जो आगाज हुई है वो एज यूजुअल TCS ने की है एंड TCS हैज शोन वेरी गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। TCS net profit is up 7.1% on a year-on-year basis, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 2019 से 7.1% की इंक्रीज दिखाई है इन रुपी टर्म। और ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यूजुअली ये जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर होता है वो IT कंपनीज के लिए थोड़ा स्लो होता है, तो उसके बेसिस पर अगर कंपेयर करें, उस चीज को कंसिडर करके कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं कि अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। एक्चुअली आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये ग्रोथ और इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि यूजुअली ये जो Q3 होता है वो काफी स्लो क्वार्टर होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ दिखाई है TCS ने। तो दीज आर डेफिनेटली encouraging numbers. The company also declared an interim dividend of 6 rupees per share. तो 6 रुपए की डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस की है एंड द रिकॉर्ड डेट इज January 16। तो January 16 तक अगर आप TCS के शेयर्स होल्ड करते हो, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हो मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट विल बी योर इंटरिम डिविडेंड। निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो निफ्टी का जो पी है 39.5 पे पहुंच गया, डेफिनेटली ओवर वैल्यूड। अगर आप निफ्टी की पी वैल्यूएशन, करंट पी वैल्यूएशन पे आप अगर चेक करते हैं तो निफ्टी इज डेफिनेटली ओवर वैल्यूड। बट इसके ऊपर मैंने इसी हफ्ते एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू करेक्टली इंटरप्रेट निफ्टी पी, क्या निफ्टी में क्रैश आएगी और निफ्टी का पी कैसे अपने ऑल टाइम एवरेजेस के आसपास पहुंचेगा, करेक्ट होगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो को चेक करके आपको आइडिया लग सकता है कि हमें निफ्टी की पी को कैसे सही तरीके से समझना चाहिए। जो निफ्टी की करंट पी है दोज आर बेस्ड ऑन ट्रेलिंग अर्निंग्स, बट जो प्राइसेज हैं, जो निफ्टी की करंट मार्केट लेवल है, दोज आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड अर्निंग्स। तो इस चीज की जो डिस्पैरिटी है, जो डिस्कनेक्ट है, उस चीज की हमने उस वीडियो में चर्चा की थी डिटेल में। तो उस वीडियो को आप क्विकली चेक करके इस पूरी सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो अर्निंग्स अभी भी 364 पे अटकी हुई हैं। अब जैसे जैसे ये रिजल्ट्स आनी शुरू होती हैं, जैसे TCS की हमने देखी आ गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, निफ्टी की कंपनीज जैसे जैसे अपनी रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं तो उनकी अर्निंग्स इंप्रूव होगी एंड दीज अर्निंग्स नंबर्स विल गो हाई। और तब निफ्टी में ये जो पी है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, उसमें करेक्शन यानी कि एक डेप्रिसिएशन हमें दिख सकती है, विच विल बी अ गुड थिंग। निफ्टी की जो करंट पुट कॉल रेशियो वो 0.95 है। तो जो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1 से कम होती है तो हम मानते हैं कि निफ्टी ओवरऑल बुलिश है
और निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जो 1 से ज्यादा होती है तो हम मानते हैं कि निफ्टी ओवरऑल बेरिश है। तो चूंकि निफ्टी की पीसीआर वैल्यू अभी 0.95 है तो निफ्टी इज मार्जिनली बुलिश, हल्की सी बुलिश है, बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। बहुत सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, उसके कारण वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। निफ्टी अपने ओवरबॉट लेवल्स के आसपास है, अपने ट्रेंड रेजिस्टेंसेस को हक कर रहा है, उसके आसपास है, वहां से डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके हम समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। तो इसमें दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी हो सकती है? मुझे लगता है कि अभी भी आपको एसआईपी को अपने कंटिन्यू करना चाहिए, बट एसआईपी को डबल ट्रिपल अप तभी कर सकते हैं, बढ़ा तभी सकते हैं जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। और मुझे लगता है कि जनवरी में, मिड टू लेट जनवरी टू फरवरी, या फिर इवन गोइंग फॉरवर्ड मार्च अप्रैल तक भी आपको हो सकता है अच्छे मौके मिले। स्पेशली बजट सेशन जब होता है तो हम देखते हैं कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक यू शुड कीप बिल्डिंग योर कैश पोजीशन। अपनी कैश पोजीशन को हेल्दी रोबस्ट बना के रखें, डिप्लॉयबल स्टेट में रखें, कि जब भी अपॉर्चुनिटीज आए आप झट से डिप्लॉय कर सकें, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। मार्केट्स आर डेफिनेटली ओवरहीटेड। जो एक वन वे मूव आई है, वन वे अप मूव आई है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। ये हमने पिछले कई चार्ट्स में देखा। ऐसी जब भी सिचुएशन आई है, दिस इज डेफिनेटली अ सिचुएशन टू बी कॉशियस। यहाँ पे आपको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहना है, लेकिन आपको कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है। इतनी ज्यादा जब यूफोरिक सेंटिमेंट्स रहते हैं मार्केट में तो यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, you have to keep your cash tight and ready to be deployed whenever opportunities arise। तो अपनी हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट को आप अभी डिप्लॉय एक बार में ना करें, स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करें, वो भी तब जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आए, अभी नहीं। अभी बस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। जो आपकी रेगुलर इन्वेस्टिंग है, आप एसआईपी करते हो या मैनुअल रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हो, किसी भी तरीके से रेगुलर जो इन्वेस्टिंग करते हो उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन अपनी कैश पोजीशन, अगर आपके पास कोई कैश बिल्डअप है तो उसको अपने कंट्रोल में रखें, अपने पास रखें, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू डिप्लॉय हेवी लमसम इन्वेस्टमेंट। इसमें आपकी अप्रोच एसआईपी वाली तो हो ही सकती है, साथ ही आप स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक इन टाइम्स ऑफ यूफोरिया। ऐसी सिचुएशंस टेलर मेड होती हैं फॉर स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज। हम वीक ऑन वीक बेसिस पे अपनी जो सेकंड वीडियो होती है संडे की, उसमें हम बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, बेस्ट स्टॉक्स टू कीप ऑन योर वॉच लिस्ट, उसकी डिस्कशन करते रहते हैं, उसके स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स की डिस्कशन करते रहते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स की। तो वो वीडियो आपको मदद कर सकती है। संडे की सेकंड वीडियो डेफिनेटली आप फॉलो करते रहें, अपने वॉच लिस्ट को तैयार रखें, वॉच लिस्ट के साथ साथ अपनी प्राइसेस को भी तैयार रखें कि किन प्राइसेस पे आप उसमें उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम करते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सर्विस है। मैं बस वो जो स्टॉक्स हम वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं अपने वॉच लिस्ट को और उनकी प्राइस लेवल्स को। उनमें से कोई भी स्टॉक्स अगर मुझे अच्छी प्राइस लेवल्स पे दिखते हैं, उनके बारे में एक नोटिफिकेशन मैं आपको भेज देता हूँ। अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट होते हैं तो आप उनको इंडिकेटेड प्राइस लेवल्स पे बाई कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन आप ले सकते हैं if those stocks fit into your investing thought process and those prices are appealing and attractive to you। तो ओवरऑल 3 की टेक अवेज है। पहली, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अगर आप वो करते रहते हैं तो आपको फोमो की फीलिंग नहीं आएगी। ये नहीं लगेगा कि एक ही दिन में डेस्परेट होके बस पैसे बस डाल दिए, अपने लमसम इन्वेस्टमेंट डाल दिया और उसके बाद अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो आप चिंतित हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो कि मैंने क्या किया। तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें, वो धीरे धीरे ट्रिकल होती रहेगी, आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स होती रहेंगी, जारी रहेंगी, आपको फोमो की फीलिंग नहीं आएगी। तो वो पहली चीज हुई। दूसरी चीज है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें, हमारी जो संडे की सेकंड वीडियो है उसको फॉलो करते रहें, वॉच लिस्ट को तैयार रखें, प्राइस लेवल्स को तैयार रखें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे कि आपको क्विक नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। और तीसरी चीज ये कि अपनी कैश पोजीशन को बना के रखें, हेल्दी रोबस्ट कैश पोजीशन बना के रखें, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऐसी यूफोरिक सेंटिमेंट्स के बाद यूजुअली अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव टू कीप योर कैश पोजीशन रेडी, डिप्लॉयबल फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज। तो बस ये 3 चीजें आप करते रहें एंड आई थिंक कि अगर इस थॉट प्रोसेस को, इस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को आप फॉलो करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काफी फायदे हो सकते हैं। इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी आपको थोड़ी जो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है, उसमें आपको फायदे हो सकते हैं। आई होप कि ये सारी डिस्कशन और सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की, सारे इंडिकेटर्स की बात की, उससे आपके इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस को थोड़ी मदद मिलेगी टू स्ट्रीमलाइन दैट थॉट प्रोसेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स
और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।